हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 टॉपिक्स। फर्स्ट इज एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स जो बढ़ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 आईआर के रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग ऑन फ्री स्पीच। फ्री स्पीच पे बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या रूलिंग होने वाला है। जीएस 2 पे जो है पॉलिटी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट शेल्फ डिस्पाइट कंप्लीशन। एलिफेंट सेंसस का रिपोर्ट जो है वो कंप्लीशन के बाद भी उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट हम लोग समझेंगे एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया रीजन जो है जिसमें इसराइल आता है, जिसमें ईरान आता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है। इसराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर लेबनान से भी स्टार्ट हो गया, फिर ईरान से भी स्टार्ट हो गया इसराइल का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हम बहुत डिटेल में इनको कवर करने वाले हैं? नहीं, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ब्रीफ में हम कवर करने वाले हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स को। बहुत ज़्यादा ये डायरेक्टली एग्जाम के लिए रिलेवेंस नहीं लगते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। The article discusses the escalating conflict in West Asia, focusing on Iran's ballistic missile attack on Israel. ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया किस पे? इसराइल पे, और इससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। ईरान ने 1 अक्टूबर को अटैक किया। ईरान से पहले क्या हुआ? द अटैक वाज इन रिस्पॉन्स टू इजरायली प्रोवोकेशंस, इंक्लूडिंग द अप्रैल 1 स्ट्राइक ऑन द ईरानियन एम्बेसी। ईरानियन एम्बेसी पे अप्रैल 1 को भी और भी टाइम पे इसराइल ने प्रोवोक किया था, इसराइल ने अटैक किया था। ईरान ने इस बार 14 डेज वेट किया है ना, लास्ट जो भी इसराइल ने उसको प्रोवोक किया था, अलाउिंग इसराइल एंड इट्स allies टाइम टू प्रिपेयर, लीडिंग टू अ सिंबॉलिक काउंटर स्ट्राइक, है ना। काउंटर स्ट्राइक भी हुआ इसराइल से। इसराइल ने फर्दर मैटर को एस्केलेट किया हुआ है। इन जुलाई इसराइल किल्ड इस्माइल हनी, द हमास पॉलिटिकल चीफ इन तेहरान। हमास के जो पॉलिटिकल चीफ थे जो तेहरान में थे, उसको इसराइल ने मारा, प्रॉम्प्टिंग ईरान टू कंसिडर रिटालिएशन। देखो, ईरान इसराइल एक कंट्री है, तो इसराइल जो है, इसराइल और साथ में पैलेस्तीन, इसराइल और पैलेस्तीन जो है एक ही एरिया में दो कंट्रीज हैं, जो कि दो अलग अलग कंट्रीज अभी होना चाहते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, है ना। इधर इसराइल के साइड में एक एरिया है जिसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। वहां पे जो कब्जा है वो है हमास का। हमास एक एक तरह से इसराइल के लिए टेररिस्ट आउटपुट है, यूएस के लिए टेररिस्ट आउटपुट है। तो ये एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप है जो इसराइल से लड़ता रहता है। और हमास ने लास्ट ईयर अटैक किया था इसराइल पे, जिसके बाद से इसराइल और हमास के बीच वार फिर वापस से एस्केलेट हो गया। और इस हमास के जो लीडर थे वो ईरान में बैठे हुए थे, तो ईरान में इसराइल ने उनको क्या कर दिया, उसके बाद उनका डेथ कर दिया, मार दिया उनको, असैसिनेट कर दिया। इसराइल एक्सपेंडेड इट्स वॉर टू लेबनान, है ना। तो इसराइल के जो शत्रु हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो, जो भी आसपास की अरेबिक कंट्रीज आपको दिख रही हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो इसके बाद से ईरान हो, है ना, जो भी कंट्रीज आसपास दिख रही हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इसराइल की एक तरह से दुश्मन है, और बार बार इसराइल से उनका टाइम टू टाइम वॉर हो चुका है। ठीक है, तो जो हिजबुल्ला ग्रुप है वो कहाँ पे एक्टिव रहता है? लेबनान में रहता है। और लेबनान में जो हिजबुल्ला ग्रुप है वो भी हमास जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके कमांडर को, लीडर हसन नसरल्ला को इसराइल ने इस बार वॉर करके उनका डेथ करा दिया। तो हिजबुल्ला क्या है? लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और मिलिटेंट ग्रुप भी है। इट्स पैरामिलिट्री विंग इज इन जिहाद काउंसिल। हिजबुल्ला वाज लेड बाय सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह फ्रॉम 1992 अंटिल हिज असैसिनेशन। इनका भी असैसिनेशन कर दिया किसने? इसराइल ने। हमास क्या है? हमास पैलेस्टीन नेशनलिस्ट सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिया है और ये सुन्नी है, ठीक है, विद मिलिट्री विंग कॉल्ड द अजैदीन अल कसम ब्रिगेड्स। इसका ये नाम भी याद होना आपके लिए जरूरी है। इट हैज गवर्न द इजरायली ऑक्युपाइड गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप को 2007 से हमास गवर्न कर रहा है। हमास इज कमिटेड टू आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इजराइल। हमास इजराइल से आर्म्ड रेजिस्टेंस करता रहता है। एक हाउथी रेबल्स भी हैं जो यमन में है। आप मैप देखोगे तो यमन क्या आता है? रेड सी के बिल्कुल साइड में आता है, वहां पे हाउथी रिबल है, वो शिया इस्लामिस्ट ग्रुप ये है। तो ये शिया है, हिजबुल्ला शिया है, हमास
सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप आता है, हमास का ये भी नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इन तीनों में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों के बारे में आपको पता रहे। अब बात ये हो रहा है कि वॉर्स एस्केलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि डेटरेंस कोलैप्स हो गया। डेटरेंस मतलब कोई भी ऐसी चीज है नहीं जो एक दूसरे को वॉर करने से रोक रही। किसी को किसी से वैसा डर लग ही नहीं रहा, ना ईरान को इसराइल से, ना इसराइल को ईरान से, ना एक दूसरे कंट्री से डर नहीं लग रहा। द लैक ऑफ इफेक्टिव डेटरेंस फ्रॉम ईदर साइड हैज रिजल्टेड इन फर्दर एस्केलेशन। हमास अक्टूबर 7 अटैक ऑन इसराइल डिस्पाइट इजरायली फायर पावर। इसराइल फायर पावर कर सकता है, तब भी हमास ने लास्ट ईयर ही अटैक किया था इसराइल पे। हिजबुल्ला एंड हाउथीज कंटिन्यूड अटैक ऑन इसराइल। हिजबुल्ला और हाउथीज इसराइल पे अटैक लगातार कर रहे हैं और इसराइल के थ्रेट को डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि इसराइल में उनका कुछ कर सकता है। ईरान ने भी डायरेक्ट मिसाइल फेंका है इसराइल पे, ये जानते हुए भी कि इसराइल के पास शायद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हो सकता है। अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बोलते हैं किसके पास? इसराइल के पास। यूएस एंड ग्लोबल इनएक्शन। यूएस और पूरा वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन भी कुछ खास कर नहीं पा रहा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज गिवन इजराइल फ्री रीन इन गाजा व्हाइल अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट अ ब्रॉडर रीजनल वॉर। रीजनल वॉर को नहीं बढ़ावा दिया है यूएस ने, जो बाइडेन ने, बट गाजा के साथ, गाजा में जो हमास रहता है उसके साथ वॉर करने का एक तरह से फ्री रीन दिया हुआ है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has continued crossing red line without much pushback from the US। जो एक रेड लाइन होती है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, यूएस उनको ज्यादा मना भी नहीं कर रहा। अब आप इंटरेस्टेड होंगे उन एरियाज को देखने में जो इसराइल और बाकी चीजें। देखो ये व्हाइट जो दिख रहा है, ये व्हाइट पूरा इसराइल है, या आप बोल सकते हो इसराइल के कंट्रोल में है। ये वेस्ट बैंक जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं पैलेस्टीन, या पैलेस्तीन के कंट्रोल में है, या पैलेस्तीन की गवर्नमेंट यहाँ पे रहती है। गाजा स्ट्रिप भी पैलेस्तीन की गवर्नमेंट रहती है, बट ये गवर्नमेंट वेस्ट बैंक वाली और गाजा स्ट्रिप वाली जो गवर्नमेंट है, ये दोनों अलग अलग। गाजा स्ट्रिप पे जो गवर्नमेंट कमांड करती है उसका नाम है हमास। तो हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको इसराइल ने, यूएस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, और ये लोग अटैक करते रहते हैं इसराइल पे जब भी इनका मन करे। इधर भी लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है। हर किसी से इसराइल का वॉर हो चुका है पहले, पास्ट में, है ना। तो इसराइल घिरा हुआ है चारों तरफ से, शत्रु देशों से घिरा हुआ है हम लोग, या एनिमी कंट्रीज से घिरा हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और दूर जाके इधर ईरान आता है, जॉर्डन, इधर इराक, फिर उधर आपको जो कंट्री मिलेगी वो क्या है? ईरान है। ईरान इज ऑल्सो नॉट दैट फार फ्रॉम इसराइल। तो ये सारा पूरा जो है इसराइल का हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, इसराइल और इसके आसपास का। डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन अर्जेंट चाहिए। द सिचुएशन रिस्क स्पायरिंग इनटू अ फुल ब्लोन रीजनल वॉर। फुल ब्लोन रीजनल वॉर हो सकता है, दैट कुड इन्वॉल्व मल्टीपल ग्लोबल पावर्स। बहुत सारे ग्लोबल पावर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, यूएस भी। अभी क्या चाहिए यूएस को, चाइना को, मेजर पावर्स जो हैं उनको चाहिए विथ इन्फ्लुएंस ओवर इसराइल एंड ईरान। चाइना के ऊपर, चाइना का इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर, इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं, और यूएस का इन्फ्लुएंस है इसराइल के ऊपर। तो उनको चाहिए तो दोनों अपनी अपनी कंट्रीज को पकड़ें और मामले को डी एस्केलेट कराएं, वॉर को बढ़ने नहीं दे, है ना। दो थप्पड़ एक दूसरे को लगा चुके हैं दोनों, उसके बाद आगे और मामले को खींचने नहीं दे। वेस्ट एशिया स्टैंड्स एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आईआर में बहुत अच्छा यूज होने वाला कीवर्ड है, जिसको आप हमेशा की तरह याद रख सकते हो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है कि अब यहां से किधर की तरफ टर्न लेगा नहीं पता है। रिक्वायरिंग अर्जेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू प्रिवेंट फर्दर कंफ्लिक्ट एंड इनस्टेबिलिटी। फर्दर कंफ्लिक्ट और इनस्टेबिलिटी को अब और ज्यादा प्रिवेंट करने की जरूरत है। सेकेंड टॉपिक, बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग ऑन फ्री स्पीच। फ्री स्पीच पे बॉम्बे हाई कोर्ट क्या रूल कर रहा है? द आर्टिकल एड्रेसेस द रिसेंट रूलिंग ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन September 20, which declared a provision of the IT रूल्स 2021 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर 20 को जो है आईटी एक्ट के अंदर जो भी चेंजेस हुए थे, है ना, आईटी रूल्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल, उसमें से कुछ प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब देखिए, आईटी एक्ट है इंडिया के अंदर, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर बाद में बहुत सारे धीरे धीरे रूल्स ऐड किए गए, जो कि 2021 में एक रूल्स ऐड किया गया। ये रूल क्या कहता है कि जो कि इंटरमीडियरीज हैं,
इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं? इंटरमीडियरीज मतलब फेसबुक, इंटरमीडियरीज मतलब एक्स मतलब ट्विटर, इंटरमीडियरीज मतलब व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप आपको अपना कंटेंट थोड़ी देता है, कोई और आपको अपना कंटेंट आपके पास भेजता है। व्हाट्सएप तो सिर्फ जरिया है, जरिया। फेसबुक तो सिर्फ जरिया है, इंस्टाग्राम सिर्फ जरिया है। जरिया मतलब माध्यम है, इंटरमीडिएट काम कर रहा है। फेसबुक अपना कंटेंट थोड़ी बना के आपको दे रहा है। तो ये लोग क्या है? इंटरमीडियरीज हैं। यूट्यूब क्या है? इंटरमीडियरीज है। तो इंटरमीडियरीज के लिए कुछ रूल लाया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और रूल में ये था कि देखो, अगर कोई आपको फॉल्स फेक न्यूज लगेगा, तो फेक न्यूज अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये न्यूज फेक है, तो फेक है, तो इंटरमीडिएट्स को वो क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। वो न्यूज या वो चीज जो भी आर्टिकल होगा, आइटम होगा, उसको अपने वेबसाइट और अपने सारे प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो ये है फेक न्यूज से रिलेटेड इंटरमीडियरीज। और अगर ऐसा ये इंटरमीडियरीज नहीं करते हैं, तो इंटरमीडियरीज को एक प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन किसका मिलता है? सेफ हार्बर का। सेफ हार्बर मतलब अगर कोई फॉल्स न्यूज या कुछ भी र्यूमर फैला उनकी वजह से, तो उनकी वजह से फैला, वो सिर्फ इंटरमीडियरीज हैं, प्लेटफॉर्म है, वो खुद तो न्यूज नहीं स्प्रेड कर रहे हैं, खुद तो वो ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उनको सेफ हार्बर मिलता है आईटी एक्ट के थ्रू। तो सेफ हार्बर जो है वो हट जाएगा उनके ऊपर से, अगर गवर्नमेंट का वो कहा सुना नहीं मानते हैं। फेक न्यूज जो है, अगर गवर्नमेंट बोलती है कोई न्यूज फेक है, फैक्ट बोलती है कि कोई गलत है, उसको वो नहीं हटाते हैं। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें क्या बोला है? बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन सितंबर 20, 2024 जस्टिस एएस चंद्रुकर ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट डिलीवर्ड अ टाई ब्रेकिंग वर्डिक्ट। मतलब कुछ जज जो थे वो इस सपोर्ट में थे कि नहीं गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है, कुछ जज जो थे वो इस सपोर्ट में थे कि नहीं गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत कर रही है। तो टाई हो गया। तो एक जज ने टाई ब्रेकिंग वर्डिक्ट दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल कोड रूल्स के रिगार्डिंग द रूलिंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अ प्रोविजन इन द अमेंडमेंट। जो भी अमेंडमेंट था रूल्स में, एक प्रोविजन को क्या बोला गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट वुड हैव अलाउड द यूनियन गवर्नमेंट टू कंट्रोल हाउ न्यूज अबाउट इट्स ऑपरेशन इज रिपोर्टेड ऑनलाइन। यूनियन गवर्नमेंट अपना कैसे वो ऑपरेट करती है, उसको न्यूज को कैसे दिखाया जाए, उसको क्या कर दिया है? उसको यहाँ पे हटा दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। कंट्रोवर्शियल पोजीशन क्या था जिसको हटाने की बात है या जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने की बात है? रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज वी, उसका भी सब क्लॉज वी प्लेस द बर्डन ऑन इंटरमीडियरीज टू नॉट होस्ट, नॉट डिस्प्ले और पब्लिश कंटेंट डीम्ड फेक और मिसलीडिंग। किसके द्वारा? गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट। गवर्नमेंट ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी नवंबर 2019 में पीआईबी में। पीआईबी होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो गवर्नमेंट का ही एक यूनिट है विद द पर्पस ऑफ टैकलिंग द इशू ऑफ फेक न्यूज। तो क्या फेक न्यूज का इशू टैकल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है, बट किस तरीके से करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। इफ इंटरमीडियरीज डिड नॉट कंप्लाई दे रिस्क लूजिंग देयर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर द आईटी एक्ट व्हिच शील्ड्स देम फ्रॉम लायबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। फ्री स्पीच का क्या कंसर्न है? The petitioner argued that this rule violated constitutional protection of free speech as it gave the government unchecked power. Government को क्या मिल गया? Unchecked power to decide what information was fake or misleading. क्या information fake था, क्या misleading था. They also noted that government did not consider less intrusive measure to address the issue of fake news. उन्होंने ये भी नोट किया कि गवर्नमेंट ने ये कंसिडर नहीं किया है ना कि क्या फेक है क्या नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट का क्या डिफेंस था? यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि जो रूल यूनियन गवर्नमेंट लगा रही है वो कोअर्सिव नहीं है ना, किसी को कोअर्स नहीं करता, फोर्स नहीं करता। एज इंटरमीडियरीज वेयर नॉट फोर्स्ड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड कुड कंटेस्ट द लॉस ऑफ सेफ हार्बर। मतलब अगर उन पे लॉस सेफ हार्बर का क्लॉज अगर हट जाता है तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं कोर्ट में जाके। तो ये बोल रही है यहाँ पे गवर्नमेंट। एडिशनली द स्टेट आर्ग्यूड दैट फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डिड नॉट डिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अगर कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। और रूल जो बनाया गया था वो विद इन पावर था। अब यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट आता है और फिर टाई ब्रेकिंग डिसीजन आता है। स्प्लिट वर्डिक्ट अलग अलग जज लोगों का। जस्टिस जेएस पटेल क्या बोलते हैं कि रूल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रूल जो है वेग है, रूल ओवरबोर्ड है, overbroad and disproportionate है, creating a chilling effect on intermediaries and harming free speech। को हार्म करता है, इंटरमीडियरीज पे चिलिंग इफेक्ट लगाता है कि
वो फटाफट ऐसे कंटेंट हटाते रहे। जस्टिस नीला गोखले डिसएग्री करती हैं, वो बोलती हैं कि लॉस ऑफ सेफ हार्बर डिड नॉट डायरेक्टली अफेक्ट सिटीजन राइट। अगर इंटरमीडियरीज का सेफ हार्बर चला जाता है तो सिटीजन का राइट डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता। सिटीजन के पास कौन सा राइट है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फंडामेंटल राइट्स उनको देता है। फिर जस्टिस चंद्रकर क्या बोलता है? रूलिंग रिजेक्टेड गवर्नमेंट डिफेंस एंड साइडेड विद जस्टिस पटेल। ये किसके साइड हो जाते हैं? जस्टिस पटेल। गवर्नमेंट को हटा देते हैं, गवर्नमेंट का जो भी रूलिंग है, और एम्फेसाइज करते हैं रूल्स चिलिंग इफेक्ट ऑन इंटरमीडियरीज एंड इट्स पोटेंशियल टू हार्म फ्री स्पीच। वो बोलते हैं कि अगर इंटरमीडियरीज पे चिलिंग इफेक्ट आया तो वो जो भी लगेगा उनको कि नहीं ये हटा देना चाहिए, गवर्नमेंट बोल रही है तो उसको हटा देंगे, और बहुत सारा फ्री स्पीच जो है उसको क्या होगा? हार्म होगा। फ्री स्पीच को हार्म होगा मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को हार्म होगा, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म होगा। इंटरमीडियरीज एंड सेफ हार्बर अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट क्या बोलता है कि सेफ हार्बर मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगा इंटरमीडियरीज को, रिलीजिंग देम फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर थर्ड पर्सन कंटेंट। थर्ड पार्टी कंटेंट, आप कंटेंट भेज रहे हो, आप थर्ड पार्टी हो, मैं भेज रहा हूं, मैं थर्ड पार्टी हूं, तो उसका कोई लाइबिलिटी यूट्यूब फेसबुक इन सब पे नहीं है। अगर ये यूट्यूब फेसबुक जो भी इंटरमीडियरीज हैं ड्यू डिलिजेंस लॉ के अंदर फॉलो कर रही हैं, दिस प्रोटेक्शन इज लॉस्ट इफ द इंटरमीडियरीज गेन एक्चुअल नॉलेज। लेकिन अगर एक्चुअल नॉलेज ये लोग पब्लिश करने लग जाएंगे इंटरमीडियरीज, तो सेफ हार्बर का क्लॉज हट जाएगा, है ना। तो इसलिए सेफ हार्बर इनको मिलता है। तो मेन बात क्या है? सेफ हार्बर इम्यूनिटी ऑल्सो सपोर्ट फ्री स्पीच बाय अलाउइंग इंटरमीडियरीज टू अवॉइड बिकमिंग गेट कीपर्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट के वो गेट कीपर नहीं है, फ्री फ्लो हो रहा है। कितना अच्छा कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। गेट कीपर ऑफ कंटेंट मतलब फ्री कंटेंट का फ्री मूवमेंट होना चाहिए। गेट कीपर जैसा देखें कि ये कंटेंट अलाउ करना है कि नहीं तब अलाउ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। Intermediaries typically have no direct interest in content posted by users, but without protection they might blow to external pressure. उनका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट तो नहीं है किसी भी यूजर से कंटेंट पे, बट अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर जो भी होगा गवर्नमेंट वगैरह का उस पर ब्लो हो जाएंगे, है ना। तो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब यहाँ पे जस्टिस पटेल एक बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं, नो इंटरमीडियरी इज क्वेक्स्टिक इनफ टू टेक अप कजल्स फॉर फ्री स्पीच, है ना। कोई भी इंटरमीडियरी इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना जागरूक नहीं है कि वो फ्री स्पीच के लिए अपने आप को खतरे में डाल दे, है ना। क्योंकि फ्री स्पीच के लिए अगर वो लड़ रहा है तो उसका सेफ हार्बर खतरे में आ सकता है। तो खतरे में आ सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी फ्री स्पीच है वही खतरे में है। अगर फ्री स्पीच ही खतरे में है तो ये जो रूल 31BV है फैक्ट चेक यूनिट वाला, वो फैक्ट चेक यूनिट वाला जो बोलता है गवर्नमेंट एज फेक एंड मिसलीडिंग कुछ भी कंटेंट को, इंटरमीडियरीज वुड बी फोर्स्ड टू इधर रिमूव द कंटेंट और डिफेंड यूजर्स राइट टू फ्री स्पीच रिस्किंग द लॉस ऑफ सेफ हार्बर। तो ये रूल ये बोलता है या तो कंटेंट को हटाओ और या तो कंटेंट के ऊपर क्या करो? डिफेंड करो। तो डिफेंड करना कौन चाहेगा? कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं चाहेगा, सब लोग कंटेंट को क्या करेंगे? रिमूव भी कर रहे होंगे। तो इसी वजह से ये क्लॉज जो है इसको हटाने की बात यहाँ पे करी गई है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या था? गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इंटरमीडियरीज शुड नॉट प्रोटेक्ट फेक और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, जो सही बात है। तो मेन चीज ये था, मेन चीज यहाँ पे आपका राइट्स जो है वो ज्यादा मैटर करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a), बट उसके अंदर क्या है? उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, और जजेस के हिसाब से ये इतना रीजनेबल नहीं था। फ्री स्पीच का इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होता है, ये PSIR वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पॉलिटी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटल एक इंस्ट्रूमेंट जैसा वैल्यू होता है, इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे आप गिटार बजाते हो, दैट इज इंस्ट्रूमेंट, उसका क्या वैल्यू है? वो इंस्ट्रूमेंटल। पढ़ाई का क्या वैल्यू है? पढ़ाई अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो पढ़ाई को आपने एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया, जॉब मिला। पढ़ाई को आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि नॉलेज मिलेगा, पढ़ाई का ही अपना अलग मजा है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। वैसे ही फ्री स्पीच का एज ए इंस्ट्रूमेंट भी वैल्यू है और एज इंट्रिंसिक भी वैल्यू है ना। इंट्रिंसिक, इंस्ट्रूमेंटल मतलब आप फ्री स्पीच से आप कुछ भी, आप स्टैंड अप कॉमेडी और बहुत सारी चीजें करते हो, ठीक है। While free speech is not absolute, its restriction must fit with the constitutionally allowed categories. Patent का censorship. The Bombay High Court ruled that Rule 31BV effectively allowed the government to decide what information about its own action
was true or false, exceeding its constitutional authority. गवर्नमेंट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या किया, एक्सीड किया. As the court recognized this provision amounted to censorship and undermined the fundamental principle of democracy. अब हम बात करेंगे थर्ड और लास्ट टॉपिक ऑफ द डे की. एलिफेंट सेंसस रिपोर्टेड 12 डिस्पाइट कंप्लीशन. एलिफेंट सेंसस का रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है, भले ही एलिफेंट सेंसस जो है कंप्लीट हो गया है. ये आर्टिकल क्लेम करता है. आर्टिकल बोलता है कि एलिफेंट का सेंसस हुआ, काउंटिंग हुआ, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया 2022-23 में किया, जिसमें ये दिख रहा है कि एलिफेंट का पॉपुलेशन 5 ईयर में 20% डिक्लाइन किया. एवरी 5 ईयर देयर शुड बी एलिफेंट सेंसस. ये भी ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. तो 5 साल में एलिफेंट का पॉपुलेशन घट गया है 2017 और 2022-23. देखो ये न्यूज़पेपर आपको बता रहा है. 2017 में सेंट्रल और ईस्टर्न में 3168 से घट के 1864. वेस्टर्न घाट पे भी घटा है, शिवालिक रीजन में भी घटा है ना. ओवरऑल इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट का अभी तक डेटा नहीं आया. नॉर्थ ईस्ट का टेंटेटिव डेटा है, नॉर्थ ईस्ट का फाइनल डेटा नहीं आया है. इसी वजह से रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया जा रहा है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बोल रही है. बट जो भी डेटा है उससे दिखने में आ रहा है कि एलिफेंट का पॉपुलेशन तो ड्रॉप हुआ है सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न घाट में काफी हुआ. सेंट्रल इंडिया मतलब एमपी वगैरह इस रीजन में, ईस्टर्न घाट मतलब उड़ीसा वगैरह का रीजन जो है, और उसके नीचे जो है आपका आंध्र प्रदेश वगैरह का रीजन में काफी पॉपुलेशन एलिफेंट का घटा है. क्यों पॉपुलेशन, एलिफेंट का पॉपुलेशन घटने के पीछे क्या थ्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग अनरेगुलेटेड माइनिंग. माइनिंग बहुत ज्यादा होती है और माइनिंग अनरेगुलेटेड होती है, ये थ्रेट है. लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, लीनियर है. लीनियर है तो उससे क्या होता है, एलिफेंट्स का हैबिटाट वगैरह खत्म हो जाता है ना. ठीक है. रीजनल पॉपुलेशन डिक्लाइन, रीजनल पॉपुलेशन डिक्लाइन सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट में, वेस्ट बंगाल में 84% का डिक्लाइन है. कैन यू बिलीव दैट. झारखंड में 68, उड़ीसा में 54. एलिफेंट का माइग्रेशन भी हुआ है, एलिफेंट छत्तीसगढ़ वगैरह से माइग्रेट भी कर गई हैं. वेस्टर्न घाट पे भी 18% डिक्लाइन देखने के लिए मिला है ना. केरला में भी डिक्लाइन देखने के मिला है. शिवालिक, हिंद एंड गैंगेटिक प्लेन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने के लिए नहीं मिला. अब बहुत लोगों को तो रीजन भी नहीं पता. देखो ये है वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, इधर आपको मिलेगा ऐसे करके ईस्टर्न घाट, है ना. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है. और आपको क्या मिलेगा, और आपको ये मिल गया सेंट्रल इंडिया का रीजन, ठीक. फिर यहाँ पे आपको इधर नॉर्थ ईस्ट का रीजन मिल जाएगा, ठीक है. और ये आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन इधर मिल जाएगा. तो यहाँ पे पॉपुलेशन का डिक्लाइन, ये वाला जो रीजन है हिमालय के तराई वाला रीजन, तो इसको हम शिवालिक रीजन बोलते हैं. इधर बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने के लिए नहीं मिला है गंगेटिक और शिवालिक में. बट इधर वेस्टर्न घाट जो है जगह जगह फ्रेगमेंट हो गया है, वहां कंस्ट्रक्शन की वजह से, है ना, तोड़ फोड़ की वजह से टूट गया है, फ्रेगमेंट हो गया, इधर डिक्लाइन मिला है. ईस्टर्न घाट में तो बहुत ज्यादा मिला है, सेंट्रल इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने के लिए मिला है. ये रहा डेटा. क्या डेटा आपको रट्टा मारना है, बिल्कुल नहीं मारना. बस ये ध्यान रखो कि डिक्लाइन हुआ है और जबरदस्त डिक्लाइन हुआ है, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट सेंसस डिले हो गया है. नॉर्थ ईस्ट सेंसस एक्सपेक्ट किया जा रहा है जल्दी आए, बट डेटा यहां से कंक्लूड अभी तक नहीं आ रहा है. तो मिनिस्ट्री बोल रही है कि जैसे कंप्लीट डेटा आएगा, जो कि 2025 में आएगा, तो एलिफेंट का पूरा जो डेटा है वो पब्लिश किया जाएगा. एलिफेंट मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है श्री भूपेंद्र यादव, वो ऐसा बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि जो भी एलिफेंट का काउंटिंग हो रहा है, सेंसस हो रहा है, उसके लिए यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी चाहिए. नॉर्थ ईस्ट से भी रिजल्ट चाहिए, जिसके लिए एडवांस टेक्निक्स चाहिए. एडवांस टेक्निक मतलब डीएनए का प्रोफाइलिंग और कैमरा के ट्रैप्स. तो आप एग्जाम में प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आता है. एम स्ट्राइप जो है ये टाइगर्स के लिए यूज होता है टेक्निक, और ये पूछा जा चुका है यूपीएससी में. वैसे ही डीएनए प्रोफाइलिंग एंड कैमरा ट्रैप्स, ये सब कैमरा ट्रैप तो आप देख के लगा भी लोगे. डीएनए प्रोफाइलिंग यूज होता है कि नहीं ये पता होगा तो ही प्रीलिम्स में बता पाओगे. दिस वेयर नॉट कंप्लीटेड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम के कंस्ट्रेंट्स और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, मतलब इनके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब नहीं होगा, इसके वजह से अभी तक कंप्लीट नहीं किया जा सका है. एलिफेंट का डिक्लाइन हो रहा है, अभी तक हम लोग यही बात करते हुए आ रहे हैं. तो जो भी गैप दिख रहा है ये एक रियलिटी चेक देता है, रादर देन एन इंडिकेशन ऑफ इमीडिएट लॉस. इमीडिएट लॉस नहीं दिखाता, रियलिटी चेक देता है. की थ्रेट एंड चैलेंजेस आइडेंटिफाइड, क्या की चैलेंज है. ईस्ट, सेंट्रल एंड सदर्न लैंडस्केप. द रिपोर्ट हाईलाइटेड सिग्निफिकेंट हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू अनरेगुलेटेड माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट. माइनिंग कैसा है, अनरेगुलेटेड, है ना, उसकी वजह से हैबिटेट क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन, लीडिंग टू एलिफेंट्स
वेंचरिंग इनटू ह्यूमन ऑक्युपाइड एरियाज एंड इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, तो दैट कि ह्यूमन ऑक्युपाइड एरिया में एलिफेंट वेंचर कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, पोचिंग हो रहा है, रेलवे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है ना, और अदर थ्रेट्स भी बढ़ रहा है। पोचिंग समझते हो ना, एलिफेंट को मार दिया उनके दांत की वजह से या किसी वजह से। रेलवे के बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, करंट बहुत लग जाता है, जो भी रेलवे से डेथ भी हो जाता है और करंट भी लग जाता है एलिफेंट्स को। वेस्टर्न घाट फ्रेगमेंट हो रहा है, शिवालिक टेराइक लैंडस्केप रिलेटिवली स्टेबल। तो ये सारा कुछ मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि एलिफेंट का पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो रहा है, और जब ऐसे आपसे ऐसा पूछा जाएगा आप क्या करोगे, पूरा मैप बनाओगे और मैप बना के बताओगे कहां पे वेस्टर्न घाट है, कहां पे फ्रेगमेंटेशन है, कहां पे कैसी चीज है। ये रीजन जो है ये वाला, ये क्या है, शिवालिक रीजन है आपका, ठीक है। Northern East region data and conservation gaps. In the northeast, elephants are scattered across human-dominated landscape, including tea plantation, mines, and oil refineries. The report stresses the need for focused conservation effort and a dedicated estimation exercise to better understand elephant occupancy and abundance. Key conservation pockets कहाँ हैं? Elephants are concentrated in few islands of safety such as Kaziranga, Manas, है ना, नागरहोल एंड बांदीपुर इन कर्नाटका। यहाँ पे एलिफेंट थोड़ा ज्यादा सेफ है, आराम से घूम पाते हैं। फ्यूचर कंजर्वेशन में क्या करना है? द रिपोर्ट कॉल्स फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा, एलिफेंट एनिमल कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे, कनेक्टिविटी कैसे करना है, हैबिटेट को रीस्टोर करना पड़ेगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिसके वजह से एलिफेंट के हैबिटेट लॉस हुआ उनको मिटिगेट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना किसी भी तरह के कंजर्वेशन एफर्ट में, तो ये वे फॉरवर्ड में काम आएगा। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।